आदाब नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज नाज़रीन दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कतर पहुंच रहे हैं। जो रीजनल सिचुएशन है उसके तनाजुर में उनका ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है। गो के सरकारी बयान एक जारी किया गया जिसमें वो होम्योपैथिक चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मामला क्या हैं इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जहाज जो है वो मुसीबत बन गया, उसने सारी नून लीग को ही जहाज बना दिया है। और अब नून लीग सफाइयाँ भी दे रही है एक तरफ, दूसरी जानिब जो है वो माफिया भी मांग रही है। क्या किया जाएगा, क्या होगा, कौन नाराज है, इस पे बात करेंगे। जहाज के लिए किसने क्या किया, ये भी जरा इसको भी देखेंगे। और फिर आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से आई एक बड़ी खबर। आईनी अदालत ने तमाम इख्तियारात ले लिए हैं सुप्रीम कोर्ट से, यानी सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हद मुकर्रर कर दी है इख्तियारात की। 184 का मामला इसमें ज़्यादा अहम है, इस पर बात करेंगे। तो पहले नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म के दौरे कतर की बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका से वापसी पर 3 रोज़ लंदन में क़याम किया। लंदन में उन्होंने कुछ निजी मसरूफियात थी, कुछ उनके मेडिकल चेकअप्स हमेशा ही होता है इस एज में, जाहिर सी बात है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जिस तरह एक्टिव अंदाज में काम करते हैं, सोते बहुत कम हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि फिर एक उनका चेकअप जो है वो जो मुकर्ररा वक्त है उसके ऊपर हो। तो वो वहाँ से अब वो कतर आ रहे हैं। आज शाम में वो कतर पहुँचेंगे। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक़ डार वो पहुँच रहे हैं। वो भी उनके वक्त में शामिल होंगे। कुछ और वफाकी वज़ीर भी होंगे, हो सकता है जान कमाल हो, क्योंकि तिजारत की बात करनी है, मईशत की बात करनी है। औरंगज़ेब जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना, वो भी मुमकिन है उस दौरे में हो। लेकिन इस दौरे में जहाँ पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर बात होनी है, वहाँ बहुत ही हसास मामला पर भी बात होनी है। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात के हवाले से हसास, दोनों ब्रदर मुल्क हैं बहुत ज़्यादा। और फिर नून लीग और थानी फैमिली के आपस के जो ताल्लुकात है, बाहमी ताल्लुकात है, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ताल्लुकात है। लेकिन उन ताल्लुकात में इस तरह हो जाए ये मुनासिब नहीं होता। कतर ने शायद पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक नहीं निभाया। कतर ने पिछले दिनों जब पाकिस्तान और उसके दरमियान मुज़ाकरात कराए गए थे अफगानिस्तान के दरमियान, तो उसमें कतर साजिश था, उसमें तुर्की भी साजिश था, सऊदी अरेबिया ने भी किरदार अदा किया। लेकिन अब कतर बेस्ड है अल जज़ीरा टीवी, वो कतरी जो फैमिली है, रूलर फैमिली उसी का है। और वो जैसे वो कहते हैं ना, जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना, उससे पूछ कर अल जज़ीरा कतर के मामले में यही करता है। यानी कतर के मामले में वो कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दे नहीं सकता। उतना ही आज़ाद है अल जज़ीरा टीवी कतर के बारे में इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स देने में, उतना ही आज़ाद है जितना BBC बरतानिया के बारे में और UAE अमेरिका के बारे में, माफ़ कीजिएगा VOA अमेरिका के बारे में आज़ाद है। कभी आप नहीं देखेंगे अमेरिकी हुकूमत का तर्जुमान अदालिया जरूर पढ़ देता था, मरहूम VOA रेडियो जो था, अब वो VOA TV है। तो इनको कोई आज़ादी नहीं है दाखिली मामला पर बात करने के लिए। बल्कि जो BBC है उर्दू, वो तो बरतानिया के अंदर भी नहीं सुना जाता था। अब शायद हालात बदल गए हैं, लेकिन 70-80 साल तक वो बरतानिया के अंदर नहीं सुना जाता था। तो ये आज़ादी सहाफ़त है उनकी। अब उन्होंने अफगान तालिबान जो है उनको फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर कर दिया। उस पर एक खातून जो है वो प्रोड्यूस करती हैं डॉक्यूमेंट्रीज, बड़ी वेल रिप्यूटेड खातून है। उन्होंने एक बड़ा इंतजाम किया है। उन्होंने कहा कि 2 माह पहले उनको बुलाया गया था, जजीरा इन्वाइट किया गया था कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के लिए पाकिस्तान पर, और फिर उनसे शर्त ये रखी गई कि आप जो है वो तालिबान को जो है वो टेररिस्ट नहीं कहेंगी, फ्रीडम फाइटर कहेंगी। उन्होंने कहा कि मैं गधे को गधा ना कहूं तो क्या कहूं, ये दहशतगर्द है, मैं इनको कैसे कह सकती हूँ। क्योंकि उनका खातून का, मैं कहा कि मैंने उनको ये बताया, हालांकि बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर थी, लेकिन वो खातून ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मेरी एक कन्विक्शन है कि ये इस्लाम के नाम पर अफगान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान हो, दाइश हो या ISIS हो, खुरासान हो, या वो जो चीन को तंग करते थे वो वाला ग्रुप हो, या कोई भी और ग्रुप जो मजहब के नाम पर लोगों के गले काटता है, बच्चों को मारता है, मसाजिद में धमाके करता है,
मसाजिद पर हमले करता है, रमजान में हमले करता है और लोगों को शहीद करता है, वो मुसलमान भी नहीं हो सकता और वो फ्रीडम फाइटर नहीं हो सकता, वो दहशत गर्दी है। चाहे वो ये हो या उनका इशारा था बलोच सेपरेटिस्ट जो है, जो दहशत गर्दी पर माइल हैं, उनके हवाले से। तो उन्होंने कहा मैंने माजरत कर लिया अल जजीरा के हुकाम से। ये आलम है और मेरी इत्तला ये है कि वज़ीर आज़म ये मामला भी कतरी हुकाम के सामने रखेंगे, क्योंकि कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो किसी एक चैनल की एक पॉलिसी की वजह से दाव पर नहीं लगाए जा सकते। ये ठीक है कि कतर के अपने बहुत सारे मफादात हैं अफगानिस्तान में। कतर ने हमेशा अफगानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट किया है और कतर जो है वहाँ डैम बना रहा है, कुछ एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वो सपोर्ट कर रहा है। कुछ न कुछ उनके अपने मकासद होंगे ना, तो वो उन मकासद की खातिर जो है वो कर रहा है और अपने मफादात को टो करना हर मुल्क का हक है, लेकिन दूसरे मुल्क की में दहशतगर्दी करने वालों को फ्रीडम फाइटर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये आलमी उसूल है। फिर ये तमाम ग्रोह जो हैं अफगान तालिबान भी और ये भी अक़वाम मुत्तहिदा की टेररिस्ट लिस्ट में शामिल हैं। तो जो ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की टेररिस्ट लिस्ट में शामिल हैं उनको कैसे आप फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसका नोटिस लेना पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने जहाज खरीदा। वो पंजाबी में कहते हैं ना, वो नानी ने कसम किया, बहुत बुरा किया करके छोड़ दिया और बुरा किया। मुझे ये मिसाल कुछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मामला यही है। जहाज खरीद लिया, बुरा किया, अब उससे जहाज छुड़ाना चाहते हैं तो और बुरा कर रहे हैं। इतला ये है कि नवाज शरीफ साहब भी इस पर बरहम हो गए हैं। वो मरी में क़याम पज़ीर हैं। उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बुलाया था चंद रोज पहले और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी बाप है, जाहिर सी बात है, डांट भी की है। अब मरियम नवाज के पास कोई जवाब नहीं बचा। वो फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देती हैं। एक तो ये कि 10 अरब रुपए का ये जहाज खरीदा और ये 28 सीटर जहाज था ओरिजिनली इतलात के मुताबिक, और उसके बाद इसको इसमें लविश किस्म की सीट्स लगवाई गई तो इसको 19 सीटर कर दिया, जिसमें पायलट्स की 2 सीटें भी शामिल हैं। वो 19 सीटर हो गया, 17 मुसाफिरों की और 2 पायलट्स की। तो इस तरह जो है वो ये जहाज जो है इसको 4 अरब रुपये और खर्च हो गए। अब जब जहाज खरीद दिया तो उसमें बहुत सारी उसकी परचेज में बहुत सारे मामलात हैं ऐसे जो गड़बड़ हैं। मिसाल के तौर पर एक तो ये नई तावील पहले तो आई, अज़मा बुखारी साहबा ने कहा जी वो एयर पंजाब के लिए खरीदा। अच्छा जी, एयर पंजाब का दफ्तर कहाँ है, CEO कहाँ है, अमला कहाँ है, लाइसेंस कहाँ है? और फिर सिर्फ एक ही जहाज से आप एयरलाइन चलाएंगे? जब आप एयरलाइन जो भी एयरलाइन बनाता है उसके लिए कम से कम उसका एक फ्लीट मुकर्रर है कि इतने फ्लीट में इतने जहाज शामिल होंगे तो आप एयरलाइन चला सकते हैं। और ये कमर्शियल एयरलाइन है ना, पंजाब एयर तो कमर्शियल होगी। पंजाब एयर का एक नाम आया था, उसके बाद ना कहीं उसका दफ्तर बना, ना उसका कोई TOR बने, ना उसके कोई लाइसेंसिंग हुई, कुछ भी नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं ली। पंजाब एयर को तो अप्रूवल चाहिए ना, कैबिनेट की अप्रूवल तक नहीं हुई, तो फिर पंजाब एयर कैसे? और फिर उसके अलावा भी बेशुमार कहानियां गर्दिश में होती हैं, लेकिन मैं चूंकि बहुत सारी कहानियों को मैं बाय इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं जब तक कोई बात ढंग की बात करने का के गुंजाइश तो मैं उस पर बात नहीं करता। बहरहाल ये मामला चूंकि बहुत संजीदा है, 14 अरब रुपए का मामला है ज़राए के मुताबिक, तो इस पर बात करना इससे भी ज़रूरी है कि फिर अब उससे लगता ये है, ज़राए का ये दावा है कि पिंडी भी इस बात से नाराज़ है, क्योंकि जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो तो अंधाधुंध चल रही है ना। इल्ज़ामात उन पर भी आयद किए जा रहे हैं मुखालिफिन की जानिब से, जिनका ताल्लुक खास तौर पर एक ही जमात से है। तो बहरहाल वो मसाइल जो है ना वो हल नहीं हो रहे, और चूंकि मसाइल हल नहीं हो रहे और मरियम नवाज की हुकूमत ने जो काम किया है वो आप बड़ा अच्छा लेकर चल रहे होंगे, वो ठीक बात है, लेकिन साफ सुथरा पंजाब के मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाही नहीं मिली और रोज मुलाजमीन रोते हैं, एहतजाज करते हैं, रोज हम उनकी पोस्टें भी देखते हैं, और आप 14 अरब रुपए का जहाज खरीद लें। तो एक तो ये पॉलिसी की कॉन्ट्राडिक्शन है। फिर दूसरा ये कि आप उस पर अड़ जाएं, फिर उसकी तावीलात तलाश करने लगे। अब कोई नई तावील तलाश कर रही है जी, कमर्शियल चलाया जाएगा, यूं किया जाएगा, वो किया जाएगा, किसी ने कहा एयर एम्बुलेंस बनाई जाएगी। बात बन नहीं रही। क्योंकि बात बन नहीं रही तो मरियम नवाज को चाहिए वो अपनी पोजीशन वादे करें। उनके पॉलिटिकल कैरियर पर एक बड़ा जो है ना वो डैमेज हो रहा है, उनका पॉलिटिकल कैरियर एक बड़ा दबा आ गया उनके पॉलिटिकल कैरियर पर, क्योंकि 2 नौजवान लीडर जो हैं
वो किसी भी इल्ज़ाम से मुबर्रा थे। एक बिलावल भुट्टो और दूसरी मरियम नवाज साहिबा। और वैसे तो आसमा भुट्टो पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन वो पार्टी हेड नहीं है। एमल वरी जो हैं उनके ऊपर भी कुछ करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन उनके दोस्त उनको इसलिए ख़राब करते हैं कि वो बलूचिस्तान से इलेक्ट हुए और फिर जिस जमात के टिकट पर इलेक्ट हुए उसी जमात को रगेद लेते हैं। तो दो ये वाहिद लोग थे। अब इसमें से एक जो है वो एक रह गया बिलावल भुट्टो, उनके किरदार पर कोई दबा नहीं है। मरियम नवाज के किरदार पर ये बहुत बड़ा दबा आ गया है। तो इनको इस मामले को सुलझाना होगा। और बेहतर तरीका यही है कि ये माफ़ी मांगे और ये कहे कि गलती हो गई, और ये जहाज बेशक इस्तेमाल करें, अब तो खर्चा हो गया ना। फिर कंपनी कौन सी कंपनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो इल्ज़ाम कुछ और आयद हो रहे हैं, और नून लीग ये कहती है कि कंपनी अमेरिका में रजिस्टर्ड है, इसराइली कंपनी नहीं है। तो इन मामला का भी तमाम का रिकॉर्ड सामने रखना होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के रिस्पेक्ट का भी मामला है, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ का मामला है मसला फ़लस्तीन पर। और उनके चचा की हुकूमत है, तो अपने चचा की हुकूमत के खिलाफ तो गड़बड़ की गुंजाइश पैदा ना करें ना। चलिए अब आगे चलते हैं नाज़रीन। आगे आज एक बड़ा बरकतुल आरा फैसला आ गया है पाकिस्तान की तारीख में। पहली बार ऐसा हुआ है। चीफ कोर्ट क्या करती थी उसका हमने चूंकि एक्सपीरियंस नहीं किया उसको कभी, हम तो छोटे थे, बिल्कुल पैदा ही हुए थे। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट बनी तो इब्तदा में तो हम सिर्फ अखबारात में पढ़ते थे, फिर मैंने 12 साल रिपोर्ट भी किया सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को। तो सुप्रीम कोर्ट में एक इख्तियार था आइन की तशरीह का, लेकिन उस वक्त आईनी अदालत नहीं थी। आर्टिकल 184 के तहत मरकज और सूबों के दरमियान, या सूबों एक सूबे का दूसरे सूबे के साथ अगर कोई भड्डा पड़ जाता था तो उस मामले पर आईनी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत एक्सटेंड कर लिया था। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी तशरीह शुरू कर देती थी। ये भी रवैया मुनासिब नहीं था, क्योंकि उस वक्त के आइन में ये लिखा हुआ था कि 184 में ये मखसूस पैरामीटर्स के अंदर जो मामला होंगे उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है आइन की तशरीह करेगी, या वफाकी हुकूमत जब आइनी तशरीह का कोई सवाल भेजेगी। सदर मुमलिकत आइनी तशरीह के लिए एक रेफरेंस भेजा करते हैं आर्टिकल 176 के तहत। लेकिन वो अब मामला उल्टा हो गया। 27वीं आइनी तरमीम में जो है वो आर्टिकल 184 के जो इख्तियारात थे उसकी अब तक वजाहत नहीं हुई थी, और आइनी अदालत जो है वो कायम हो गई। आज जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने, वो आइनी अदालत के मेंबर है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो चुके हैं। आज उन्होंने एक बड़ा बरकतुल आरा फैसला जारी किया। उन्होंने हद मुकर्रर कर दी है सुप्रीम कोर्ट की। उन्होंने कहा कि आइनी मामला जो हैं वो आएंगे आइनी अदालत में, और जो आम सिविलियन मुकदमात हैं जिनमें आइनी सवाल नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट उनकी हतमी अदालत है। लेकिन एक राय पाकिस्तान में ये कि शायद सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर पाबंदी आज नहीं हो सकती। वो उस वक्त मेरे ख्याल में ये दुख था अगर सुप्रीम कोर्ट में आइनी और गैर आइनी और नॉर्मल अदालत का सवाल ना उठता। अब चूंकि एक आइनी अदालत बन गई है, उसकी जिम्मेदारी ही आइन की तशरीह है। तो अब वो खास तौर पर जो है उसमें, अब आप देखिए ना कि इमरान खान के मुकदमात हैं फर्ज के लिए। अब इमरान खान के मुकदमात में बहुत सारे आइनी सवालात भी उठते हैं। तो आइनी सवालात जब उठेंगे और वो अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट तो उसको नहीं सुन सकेगी, तो वो उसको आइनी अदालत को भेजना पड़ेगा। इसी तरह और मामलात हैं। सिंध और मरकज के दरमियान किसी बात पर हो जाता है इख्तलाफ, NFC का मामला है, वसाइल की तकसीम का मामला है, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें चीज़ें हैं, एथनिक के मामला हैं, डेवलपमेंट के मामला हैं, या पंजाब और सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, या खैबर पख्तूनख्वा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, या सिंध बलूचिस्तान, सिंध पंजाब, सिंध खैबर पख्तूनख्वा, किसी का भी तनाज़ा होता है वो आना पड़ेगा ना, उसकी तशरीह वहाँ होनी है। लेकिन एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं चूँकि कोई हतमी आइनी एक्सपर्ट तो नहीं, मेरी राय में जस्टिस आमिर फारूक ने चीज़ों को क्लियर कर दिया है, लेकिन कुछ दोस्त हैं, मिसाल के तौर पर साकिब बशीर हमारे दोस्त हैं, उनकी राय होगी कि ये सिर्फ इमरान खान को जो है ठिकाने लगाने के लिए, उनके मुकदमात को जो है वो एक खास डायरेक्शन देने के लिए ये किया गया है। हमारे और दोस्त हैं, उन्होंने, उनकी भी जो इमरान खान से हमदर्दी रखते हैं, उनकी भी राय यही है। लेकिन मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है। मेरी राय ये है कि
आईनी अदालत का सवाल जो है ये आईनी अदालत ही हल कर सकती है। आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक हैं, उनसे लार्जर बेंच को ये कर देना चाहिए। अगर इसके खिलाफ कोई अपील आती है तो फिर ये कर देना चाहिए। अदरवाइज मेरी जाती राय में अगर आइन का मामला है तो आईनी अदालत ही देखेंगे, आइन की तशरीह हो या आईनी मुकदमात हो। तो मेरी जाती राय में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस या अदलिया की आज़ादी कितनी मुतासिर होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो इस पर जो कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी चाहिए। मेरी राय में फैसला दुरुस्त है, लेकिन और दुनिया में और लोगों की भी राय है जिस पर मैं पाबंदी नहीं लगा सकता। देखते हैं अपनी तौर पर इसमें अब अगर अपील में जाते हैं तो फिर क्या राय आती है। लेकिन अब तक जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट के लिए इख्तियारात की हद मुकर्रर कर दी है और आईनी अदालत के लिए भी इख्तियारात की हद मुकर्रर हो चुकी है। वो पहले से आइन में भी है, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने और ज्यादा वादे कर दिया है। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।